हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हमारी 10th क्लास साइंस की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हमारा लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एवं उसके यौगिक। इससे पहले हम केमिस्ट्री के 3 चैप्टरों को कंप्लीट कर चुके हैं और आज की क्लास में हम कार्बन एवं उसके यौगिकों को चैप्टर के साथ क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। आगे के समय में हम फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम फिजिक्स के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, उसकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम 4th चैप्टर केमिस्ट्री का, कार्बन एवं इसके यौगिक। कार्बन एवं इसके यौगिक, तो बात की जाए कि चैप्टर का नाम ही है कार्बन और इसके यौगिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्बन एवं उसके यौगिक। तो इससे मिलकर जो बनने वाले हैं वो हैं आपके कार्बनिक यौगिक। कार्बन से मिलकर जो यौगिक बनेंगे उन्हें हम कहते हैं क्या? कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिकों की बात की जाए तो सबसे पहले हम इस तत्व की बात करते हैं, कार्बन का। तो कार्बन का चिन्ह या प्रतीक होता है क्या? सी। सी फॉर कार्बन। ठीक। इसका परमाणु क्रमांक याद रखना है। परमाणु क्रमांक होता है इसका 12। दूसरा, इसका परमाणु भार याद रखना है। परमाणु भार 12। दूसरी, इसकी संयोजकता हमें याद रखना है, वैलेंसी, जो कि होती है इसकी कितनी? 4। भाई, कार्बन किस ब्लॉक के अंदर आने वाला तत्व है? ब्लॉक, BLO ब्लॉक। तो कार्बन हमारा P ब्लॉक का तत्व है। दूसरी बात करें, कार्बन जो है ना वो अधातु तत्व है। कैसा है? अधातु। और कार्बन की जो क्रिया होने वाली है, अभिक्रिया जो होने वाली है, अधातु की अधातु के साथ अभिक्रिया होने वाली है। और जब अधातु और अधातु की आपस में अभिक्रियाएं होती हैं, जब आपस में ये क्रिया करते हैं तो एक बंध बनता है, उसे हम कहते हैं सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध, या जिसे हम आबंध भी बोल देते हैं। आबंध इंग्लिश में बोले तो इसे बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है भाई। तो कार्बन की बात की जाए तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। बड़ी इंपॉर्टेंट है। कार्बन का परमाणु क्रमांक याद रखना है, कार्बन का परमाणु भार आपको याद रखना है, P ब्लॉक का तत्व है जो कि कैसा है? एक अधातु है। दूसरी बात की जाए कि कार्बन के अंदर एक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन। श्रृंखलन श्रृंखलन का मतलब है कि कार्बन अपनी लंबी लंबी श्रृंखलाएं बना लेता है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और इसकी संयोजकता भी 4 ही होती है। सब बैलेंसी को कंप्लीट करता है और प्रकृति में बहुत सारे यौगिक कार्बन बनाता है। तो पूछा जाए कि प्रकृति में सबसे ज्यादा यौगिक हमें किसके मिलते हैं, तो भाई याद रखना है हमें कार्बन। कार्बन प्रकृति में अपने सबसे ज्यादा यौगिक बनाता है, क्योंकि इसके अंदर श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। ये बहुत लंबी लंबी चेन, कार्बन की चेन बना लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इनके श्रृंखलन बनाने का गुण कहते हैं। तो भाई ये बात हमने याद रखी। दूसरी बात करते हैं हम कार्बन की। इसकी जो संयोजकता है वो याद रखनी है हमें। और इसकी बात हम कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उससे थोड़ा सा इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की चर्चा कर लेते हैं। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है कितना? 6। और हमें किसी भी तत्व का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होता है, क्या कि केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हमें जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
तो जिनके परमाणु क्रमांक 20 तक होते हैं उन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम आसानी से 2 8 8 2 के द्वारा आसानी से याद रख सकते हैं। इससे ज्यादा अभी इस क्लास के लिए तो हमारे लिए जरूरत नहीं है, आगे जरूरत होगी तो उनके परमाणु क्रमांक हम अलग तरीके से निकालते हैं। फिलहाल याद रखना है हमें क्या, 2 8 8 और 2। क्या होता है जब कार्बन की जब संरचना बनाई जाती है तो सबसे पहले कार्बन के अंदर कितने परमाणु क्रमांक कितना है, 6। इसका मतलब होता है कि कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 ही प्रोटॉन हैं और 6 ही क्या है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 ही क्या है, न्यूट्रॉन। तो हमें कार्बन का बंध बनाने की आवश्यकता है, तो बंध बनाने में इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं भाई, कार्बन के क्या भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो हमने जो 2 8 8 और 2 जो लिखा है ना, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखी है कि सबसे पहले 2 होगी, फिर उसके बाद 8 होगी, उसके बाद 8 होगी, फिर उसके बाद भी कितनी होगी भाई, 2 होगी। तो हम पहली कक्षा की बात करें कार्बन की, ये कार्बन की मान लो पहली कक्षा, ये नाभिक, नाभिक के बाद ये पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। इस वाली कक्षा को हम कहते हैं इसकी सबसे बाहरी कक्षा, बाहरी कक्षा। तो बाहरी कक्षा में इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वही हेल्प करते हैं हमें क्या, इसकी संयोजकता बताते हैं, बैलेंसी। संयोजकता बैलेंसी, संयोजी इलेक्ट्रॉन जिन्हें हम कह देते हैं बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिसे हम नाम दे देते हैं n, इसको नाम देते हैं n-1, n-2 और इसको लास्ट वाली को n-3। ठीक है, या हम बोले तो उनको नाम दे देते हैं k, l, m, n, इस तरीके से भी इनको नाम दिए जा सकते हैं। तो हम बात करें सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है ना, उन्हीं को हम कह देते हैं क्या, इनकी संयोजकता। तो कार्बन की बात की जाए तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और हमने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो सबसे पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, अगली में कितने आएंगे, 8, अगली में कितने आएंगे, 8 और अगली में कितने आएंगे, 2। आगे कितने आएंगे वो हम आगे बात कर लेंगे। फिलहाल जिनका परमाणु क्रमांक 20 तक होता है, यदि परमाणु क्रमांक 20 तक होता है, उन परमाणु क्रमांकों की आसानी से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। फिलहाल कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6। तो 6 परमाणु क्रमांक को लिखने के लिए सबसे पहले मुझे कितना लिखना पड़ेगा भाई, 2। ठीक है, तो 6 में से 2 गए तो कितने बचे भाई, 4। लेकिन आना कितना चाहिए था, 8। लेकिन कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, सिर्फ और सिर्फ 4। ये कार्बन की हमने बाहरी कक्षा की बात की, ये पहली कक्षा और ये दूसरी कक्षा। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भाई, 2 इलेक्ट्रॉन, और इस वाली कक्षा में और इस वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन। तो भारी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम क्या कह देते हैं, इसकी संयोजकता कह देते हैं, इनको ही हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कह देते हैं, जो ही किसी दूसरे परमाणु के साथ बंध बनाने में हेल्प करते हैं। कौन, बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से अन्य तत्वों की भी बात की जाए, जैसे कि सोडियम की बात की जाए, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है कितना, 11। और 11 को हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है और पता करना है इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और इसकी संयोजकता कितनी होगी। तो सबसे पहले हम कितने इलेक्ट्रॉन लिखेंगे भाई, 2। 2 के बाद कितने, 8। 8 के बाद फिर कितना आना चाहिए भाई, तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। लेकिन क्या देख लो, क्या सोडियम के पास 8 इलेक्ट्रॉन बचे हैं क्या, तो 8 और 2 10, कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, सिर्फ इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो इसकी भारी कक्षा में, सोडियम की भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ए वाली कक्षा 1 2 3, तीसरी सबसे भारी कक्षा होगी, भारी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1। और इसके अंदर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। और अंदर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। तो सबसे भारी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम क्या कह देते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कह देते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी परमाणु तत्व का दिया हमें परमाणु क्रमांक याद है तो हम आसानी से उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। क्लियर भाई बात। मान लो कोई मेटल है, M4 मेटल, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 12 है और हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो कैसे लिखोगे भाई, 2 8, फिर से 8 चाहिए, लेकिन 8 तो इसके पास बचे नहीं है। 8 और 2 कितने हो गए, 10। कितने और बचे बाहरी कक्षा के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। तो हम कह सकते हैं इसकी जो संयोजकता होगी, इसकी जो बैलेंसी होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। उसी तरीके से यदि हम कार्बन की बात करें जिसका परमाणु क्रमांक 6 है और इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहली कक्षा अंदर वाली कक्षा में कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। उससे बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की सबसे बाहरी कक्षा में होते हैं। यही इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की संयोजकता में भाग लेते हैं भाई। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसके लिए मतलब ये है कि कार्बन अपने से 4 तत्वों को जोड़ सकता है। अब ये जो बंध है ना, इन्हें हम क्या कहते हैं भाई, बंध, आबंध या बॉन्ड भी बोल देते हैं हम। ये बंध है और बंध भी कौन सा है भाई, ये सहसंयोजी बंध है, सहसंयोजी बंध है। क्योंकि ये सहसंयोजी बंध जो बनने वाला है ना,
जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला है, साझेदारी से बनने वाला है। तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है ना, उसी को हम कह देते हैं क्या, सहसंयोजी बंध। और कार्बन और उसके जो अधातु तत्व होंगे उनके साथ जो यौगिक बनेगा अपना, वो यौगिक का इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला है। तो बात करते हैं, जैसे कि हम कोई एक यौगिक की बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास आया क्या, CH4, जिसको हम बोलते हैं मीथेन। तो मीथेन की संरचना यदि बनाई जाए, संरचना, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। इसका मतलब ये अपने से कितने हाइड्रोजनों को जोड़ सकता है, 4, 1 2 3 4। ये हमने इसकी संरचना बना ली भाई, ये 4 हाइड्रोजन जुड़ गए। और हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है भाई, हाइड्रोजन की 1 होती है, मतलब वो अपने से 1 को जोड़ सकता है। तो ये 1 हाइड्रोजन एक बंध के द्वारा ये कार्बन से जुड़ गया। कार्बन की संयोजकता कितनी, 1 2 3 और 4 पूरी होगी भाई इसकी। अब हम इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं। तो कार्बन की बारी कक्षा में इन इलेक्ट्रॉनों को हम लिखने के लिए इनको इलेक्ट्रॉन बिंदु भी बोल देते हैं, क्रॉस के रूप में भी लिख सकते हैं, इस तरीके से क्रॉस लगा के भी लिख सकते हैं, या डॉट पॉइंट बनाकर भी आप इनको लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैंने कार्बन के ऊपर ये डॉट पॉइंट बना दिए, कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, 4, और एक एक हाइड्रोजन के पास है, एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है भाई, ये एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है। तो कार्बन के पास 4 हैं, और कोई भी तत्व अपनी जब क्रिया करेगा ना, तो अपनी कक्षा में वो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मतलब उसे हम कहेंगे उसका अष्टक क्या होना चाहिए, अष्टक पूरा होना चाहिए। अष्टक पूरा होने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास पहले से ही थे, 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है। तो इस कार्बन ने अपने ये 8 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए पूरे, 4 कार्बन के पास थे और 4 किससे ले लिए, हाइड्रोजन के साथ। और हाइड्रोजन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया, क्योंकि हाइड्रोजन को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसी को कहते हैं साझेदारी। इस कार्बन की काउंटिंग करें तो कार्बन ने के लिए 1 2, हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन मेरा एक, इसका भी है, इसका भी है। तो इसे हम बोल देते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाती है भाई। इसी संरचना को हम लुईस संरचना के नाम से भी जानते हैं भाई। बहुत इंपॉर्टेंट संरचना है, एग्जाम में हमें कहीं ना कहीं संरचनाएं पूछी जाती हैं। तो इसका क्वेश्चन जैसे ही आगे आएगा हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बात करते हैं इसके क्वेश्चनों की। सबसे पहला क्वेश्चन हमें गिवन है क्या, कि उपसय संयोजी यौगिक किसे कहते हैं, सॉरी सहसंयोजी यौगिक या सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, और कार्बनिक यौगिकों के मध्य किस प्रकार का आबंध बनता है भाई। आबंध मतलब बंध होता है भाई, इसको आप बंध भी बोल सकते हो, बंध, या आप इसे बॉन्ड भी बोल सकते हो इंग्लिश में, बॉन्ड, बॉन्ड। कार्बनिक यौगिक के मध्य किस प्रकार का आबंध बनता है। तो भैया हमने बात की थी कि 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले बंध को ही हम किस नाम से जानते हैं भाई, सहसंयोजी बंध कहते हैं। और कार्बनिक यौगिकों के मध्य सहसंयोजी आबंध होते हैं। कार्बन और उसके यौगिकों के मध्य जो बंध बनने वाला होता है, उसी बंध को हम क्या कह देते हैं, सहसंयोजी बंध कह देते हैं भाई। बात क्लियर। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध बनेगा वो कैसा बनेगा भाई, सहसंयोजी बंध बनेगा। कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बंध बनेगा वो भी कैसा बनेगा भाई, सहसंयोजी बंध बनेगा। तो कार्बन यानी बात करें हम अधातु तत्वों के बीच बनने वाले बंध को हम किस नाम से जानते हैं, सहसंयोजी बंध। और सहसंयोजी बंध हमारा जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, पार्टनरशिप से बनता है। क्लियर भाई बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमें गिवन है क्या, कि हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए भाई। हाइड्रोकार्बन क्या है, H4 हाइड्रोकार्बन, C4 कार्बन। तो ऐसे यौगिक जिनके अंदर हाइड्रोजन भी होगा और कार्बन भी होगा, या ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होंगे, उन यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। जैसे बात करें ऐसे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। भाई याद रखना है, नाम से ही पता चल रहा है कैसे यौगिक हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उन यौगिकों को हम क्या कह देते हैं भाई, हाइड्रोकार्बन कह देते हैं। उदाहरण के लिए मीथेन CH4 अभी हमने जस्ट पढ़ा था, एथेन C2H6 आदि, ये सब आपके कैसे हैं, कार्बनिक यौगिक हैं। क्लियर दोनों क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें दिया है कि विषम परमाणु क्या है, उदाहरण देकर समझाइए भाई। विषम परमाणु, तो विषम परमाणु की बात करें तो किसी कार्बनिक यौगिक से
हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को क्या कह देते हैं हम भाई? विषम परमाणु कह देते हैं। कैसे भाई? देखते हैं, बात करते हैं। जैसे कि मान लो कार्बन का एक यौगिक है, जिसे हम कार्बनिक यौगिक कह देते हैं क्या? CH4। और इस CH4 में से हमने क्या किया? एक हाइड्रोजन को निकाल दिया और ये बच गया क्या? CH3। अब इसकी एक संयोजकता क्या हो गई? फ्री, वैलेंसी फ्री हो गई। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो इसको हमने एक क्लोरीन से क्रिया करा दी, तो ये क्या बन गया? CH3Cl। तो मतलब एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसने कर दिया? एक क्लोरीन का परमाणु ने कर दिया। तो जो क्लोरीन परमाणु जहां पर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? विषम परमाणु कहलाएगा भाई। तो किसी कार्बनिक यौगिक से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को हम क्या नाम से जानते हैं? विषम परमाणु कहते हैं। और ये प्राय कार्बन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त शब्द होते हैं। तो सही है ना बात? कार्बन और हाइड्रोजन और इसके अतिरिक्त कौन सा तत्व है? हमारा क्लोरीन। तो ये तत्व क्या कहलाते हैं? आपके विषम परमाणु कहलाते हैं। इसके लिए हमारे पास कौन कौन हो सकता है भाई? वो हेलोजन भी हो सकता है। तो क्लोरीन भी आपका क्या है? हेलोजन। तो आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इन सबको मिला के हम बोल देते हैं क्या? हेलोजन तत्व कहलाते हैं आपके। हेलोजन। हेलोजन आवास आने के 17वें ग्रुप में आने वाले तत्वों को हम क्या कह देते हैं? हेलोजन कह देते हैं। दूसरा है ऑक्सीजन भी हो सकता है इस जगह पे, सल्फर भी हो सकता है इस जगह पे, नाइट्रोजन भी हो सकता है, या अन्य कोई तत्व भी हो सकता है। उन्हें हम क्या कह देते हैं? विषम परमाणु कह देते हैं। तो बात आती है अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्या? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं? प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब है कि जब किसी कार्बनिक यौगिक से एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके कोई विषम परमाणु या परमाणुओं का कोई समूह उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है, तो उन अभिक्रियाओं को हम क्या कह देते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कह देते हैं। वही उदाहरण हम फिर से ले लेते हैं कि CH4 है, इस CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाल दो और इसकी जगह पे एक OH से क्रिया करा दो, तो ये बन जाएगा CH3 और OH आपका। इसको हम कहेंगे क्या? एल्कोहल। तो ये तो हो गया, या तो उस जगह पे कोई परमाणु हो सकता है या परमाणुओं का कोई समूह हो सकता है जो वहां से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उसकी जगह के या दूसरे स्थान को ग्रहण कर लेता है। क्लियर बात? और अगला क्वेश्चन है हमारा क्या? एस्टरीकरण अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं? एस्टरीकरण। तो एस्टरीकरण अभिक्रियाएं कार्बनिक अम्ल एवं एल्कोहल भी अभिक्रियाओं के फलस्वरूप जल के अतिरिक्त बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? एस्टर। तथा उनके बनने की यह अभिक्रिया क्या कहलाती है भाई? एस्टरीकरण कहलाती है। मतलब हमें चाहिए कार्बनिक अम्ल और हमें क्या चाहिए? एल्कोहल। इनकी अभिक्रिया कराई जाए तो जो पदार्थ बनते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? एस्टर। और एस्टर बनने की जो प्रोसेस होती है ना, उन्हें हम कह देते हैं क्या? एस्टरीकरण। अगला क्वेश्चन है किण्वन किसे कहते हैं भाई? किण्वन से आप क्या समझते हैं? किण्वन मतलब फर्मेंटेशन। तो वे रासायनिक अभिक्रिया हैं जिनमें जटिल कार्बनिक यौगिक किसकी उपस्थिति में भाई? एंजाइम की उपस्थिति में। एंजाइम की उपस्थिति में धीरे धीरे सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटित हो जाती हैं। उन्हें क्या कहलाती हैं? हम किण्वन कहते हैं। जैसे कि दूध, और दूध से बनता है भाई क्या? दही। तो दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया है वो भी आपका क्या है? किण्वन है। दूध से दही बनने की क्रिया है, ये भी आपका क्या है भाई? किण्वन है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया बहुत स्लोली होती है और इसमें हम जामन मिलाते हैं भाई। जामन के अंदर क्या है? एंजाइम। तो दूध क्या है भाई? एक जटिल पदार्थ। दूध क्या है? एक जटिल पदार्थ, जिसको जामन जो होता है ना हमारा, जामन, या जिसको हम कह सकते हैं इसके अंदर एंजाइम होते हैं भाई। एंजाइम, ये एंजाइम या ये जामन इस दूध को दही में बदल देता है। बहुत स्लो प्रोसेस है, लंबा समय लगने वाला है। 5 से 6 घंटे के बाद दूध दही में बदल पाएगा। तो इसमें दूध जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है और दही सरल कार्बनिक पदार्थ होता है। तो जो एंजाइम या जो जामन है यहाँ पर, ये दूध के जटिल पदार्थों को दही वाले सरल पदार्थों में बदल देता है। इसे हम क्या कह देते हैं? किण्वन। जैसे कि बात करें, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्या? साबुनीकरण से आप क्या समझते हो? साबुनीकरण, यस, साबुन बनाने की प्रोसेस। तो क्षारों की वसा अथवा तेलों के जल अपघटन की अभिक्रिया के फलस्वरूप साबुन बनने की प्रक्रिया ही या प्रक्रम ही क्या कहलाता है भाई? साबुनीकरण कहलाता है। तो साबुन के अंदर या तो क्षार होगा, या अम्ल नहीं होगा, वसा होगा, या तेल होंगे। उन सबसे मिलकर साबुन बनने की प्रक्रिया को ही हम क्या कह देते हैं? साबुनीकरण। क्लियर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्या? कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है भाई? कार्बन के जितने भी ज्यादातर यौगिक है ना,
जो जटिल यौगिक होते हैं कार्बन के, उन जटिल कार्बनिक यौगिकों का उपयोग ज्यादातर ईंधन के रूप में किया जाता है। ऐसा क्यों है? तो बात करते हैं भाई कार्बन के यौगिकों का उपयोग ज्यादातर ईंधन बनाने में क्यों किया जाता है? क्योंकि कार्बनिक यौगिक हमारे ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। हमारा जो भी ईंधन है, जिसको चाहे तो हम उसको पेट्रोल की बात करें, चाहे हम डीजल की बात करें, केरोसिन की बात करें, कोयले की बात करें, ये सब हमारे ईंधन कहलाते हैं। तो ये ईंधन का दहन के फलस्वरूप ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है, उत्पन्न करती हैं। इसलिए इनका अनुप्रयोग ज्यादातर हम ईंधन के रूप में करते हैं, क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा मात्रा में हमें क्या मिल जाती है, ऊष्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन, कि कठोर जल में साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए भाई। जैसे ही हमारे पास कोई कठोर जल है भाई, कठोर जल जिसको हम हैवी वाटर बोलते हैं भाई, हैवी वाटर H2, हैवी वाटर, हैवी वाटर। और हैवी वाटर की यदि बात करें कठोर जल की, इसका सूत्र होता है क्या, D2O। इसको हमें एक नाम से और जानते हैं भाई, गुरु जल, गुरु जल भी भाई इसको कहते हैं। तो कठोर जल में साबुन से उपचारित करने पर झाग निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए भाई। ये तो कठोर जल जो होता है ना, तो कठोर जल के साथ साबुन झाग नहीं देता है। तो साबुन कठोर जल में, वही कठोर क्यों कहलाएगा, क्योंकि इस कठोर जल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण क्या रहते हैं, घुले रहते हैं। और ऐसे में झाग उत्पन्न करने के लिए हमें ज्यादा मात्रा में साबुन का क्या करना पड़ता है, उपयोग करना पड़ता है। तो कठोर जल में साबुन झाग नहीं देते हैं, और झाग उत्पन्न करने के लिए हमें ज्यादा मात्रा में काय का उपयोग करना पड़ेगा भाई, साबुन का उपयोग करना पड़ेगा। और अगला क्वेश्चन 10वां हमें दे रखा है क्या, ऑक्सीकारक क्या है भाई, ऑक्सीकारक। तो जो पदार्थ अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं, ऐसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, आपके ऑक्सीकारक कहलाते हैं। सिंपल सी बात। और अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं? तो यस, डिटर्जेंट का उपयोग करके बता सकते हैं कि कोई डिटर्जेंट कठोर एवं मृदु दोनों प्रकार के जल के साथ समान रूप से झाग नहीं देगा भाई। तो हम कठोर जल, कोई पदार्थ, कोई जल कठोर है या नहीं, इसके लिए हम डिटर्जेंट का उपयोग करके बता सकते हैं कि वो उसमें झाग देगा या नहीं देगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो भाई देखो, पहचानने की बात की जाए तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की यदि बात की जाए तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, इनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है भाई, सिंगल बॉन्ड, एक बंद। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, उनके अंदर होता है क्या, डबल बॉन्ड भाई, डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को हम सहसंयोजी बंध इस तरीके से शो करते हैं, डबल बॉन्ड को हम इस तरीके से शो करते हैं, या फिर इनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तीन सहसंयोजी बंध हो, यदि एक सहसंयोजी बंध होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, संतृप्त। और दो या तीन सहसंयोजी बंध एक साथ होंगे तो उन्हें हम क्या कह देंगे, असंतृप्त। तो ये बंध बनाने की प्रक्रिया कार्बन के अंदर पाई जाती है। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन के बीच चार बॉन्ड। इसके अलावा कार्बन के अंदर बंध नहीं बनते हैं, क्योंकि कार्बन की संयोजकता क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एक सहसंयोजी बंध होता है, उसे हम क्या कह देते हैं भाई, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कह देते हैं। और वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या एक से अधिक, या तो द्विबंध होगा या फिर त्रिबंध होगा, उनको हम क्या कह देते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कह देते हैं। वैसे ही हमें दे रखा है क्या, कि एल्केन क्या है भाई, एल्कीन क्या है भाई, एल्काइन क्या है। ये एक तरीके से हमारी सजातीय श्रेणी यहाँ है, सजातीय श्रेणी, इन्हें हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी आबंध सिंगल होती हैं भाई। एल्केन के अंदर जो बंध बनेंगे ना, वो सब कैसे बनेंगे भाई, सिंगल बॉन्ड बनेंगे। एल्कीन के अंदर जो बंध बनेंगे वो सब कैसे बनेंगे, डबल बॉन्ड बनेंगे। और एल्काइन के अंदर जो बंध बनेंगे ना, वो कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बनेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। तो बे हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी आबंध या सभी बंध कैसे होते हैं, सिंगल होते हैं,
जिनमें कम से कम एक आबंध द्विबंध हो उन्हें हम एल्कीन कहते हैं, और जिनमें कम से कम एक आबंध कैसा हो, त्रिबंध हो, उसे हम क्या कह देते हैं, एल्काइन कह देते हैं। तो नाम याद रखना है, एल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले आपके एल्काइन कहलाते हैं, डबल बॉन्ड वाले आपके एल्कीन कहलाते हैं, और सिंगल बॉन्ड वाले आपके एल्केन कहलाते हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो सकता है, उस आधार पर इसके यौगिक भी अलग अलग प्रकार के बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कार्बन के दो गुणधर्म कौन कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बनिक यौगिकों की एक विशाल संख्या हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो कार्बन के अंदर दो गुण है भाई। सबसे पहले तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है भाई, 4 होती है, एक इसका बहुत महत्वपूर्ण गुण है। दूसरा है कि कार्बन के अंदर श्रृंखला बनाने की क्षमता होती है, कार्बन अपनी लंबी लंबी चेन बना लेता है, जिसकी वजह से कार्बन के यौगिक हमें प्रकृति में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजनीकरण क्या है और इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है भाई। हाइड्रोजनीकरण, तो भाई किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों से संयुक्त होकर, अब असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कौन कौन से हैं भाई, या तो वो घी हो सकता है या फिर वो तेल हो सकता है, ये असंतृप्त कार्बनिक यौगिक हो गए। और ये असंतृप्त कार्बनिक यौगिक उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक, यहाँ पर उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है क्या, निकेल, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और इनकी क्रिया करा देते हैं हम किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया होती है ना, तो हम उसे हाइड्रोजनीकरण कह देते हैं। और हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का औद्योगिक अनुप्रयोग निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों की इनसे अभिक्रिया करा के वनस्पति घी बनाया जाता है भाई। क्या बनाया जाता है, वनस्पति घी बनाया जाता है भाई, वनस्पति घी, जिसे हम आम भाषा में बोल देते हैं क्या, डालडा बनाया जाता है भाई। ठीक है, क्लियर। तो हाइड्रोजनीकरण है क्या प्रोसेस भाई, हाइड्रोजनीकरण एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों से संयुक्त होकर संतृप्त करने की प्रक्रिया जो है ना, वो क्या कहलाती है, हाइड्रोजन। और ये कैसे थे भाई, असंतृप्त, मतलब ये या तो डबल बॉन्ड वाले होंगे या फिर ये ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे। और इस क्रिया के द्वारा ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है ना, वो काय में बदल जाता है, सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है। इसके लिए हम निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। क्लियर। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां, और इसमें पूछा है क्या, समावयवी और समावयवता से आप क्या समझते हैं भाई। समावयवी समावयवता, कि जब एक ही अणुसूत्र द्वारा दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक प्रदर्शित किए जाते हैं तो वे कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं, समावयवी, तथा उनका यह गुण क्या कहलाता है, समावयवता कहलाता है। ठीक है। दूसरा है क्रियात्मक या क्रियाशील समूह किसे कहते हैं, 4 विभिन्न उदाहरण दीजिए। तो भाई जैसे कि ये CH3OH, तो ये हमारा कहलाएगा क्या, क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। ठीक है, तो क्रियात्मक या क्रियाशील समूह किसी कार्बनिक यौगिक में विशिष्ट प्रकार से जुड़ा परमाणु या परमाणुओं का समूह, जिसे हम प्रक्रियात्मक या क्रियाशील समूह कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि OH, जिसे एल्कोहलिक कहते हैं, COOH जिसको हम कार्बोक्सिलिक कहते हैं, CHO इसे एल्डिहाइड कहते हैं, C डबल बॉन्ड O जिसे हम कीटोन कहते हैं। इस तरीके से जो यौगिक कार्बनिक यौगिकों के साथ में जुड़ जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, आपके क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। अगली बात की जाए, साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाइए भाई। ये क्वेश्चन हमारा वैसे भी हो चुका है भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, पिछले चैप्टरों में हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, कि प्रथम 4 हाइड्रो कार्बनों के नाम, सूत्र, संरचना इनकी बनाइए भाई। तो पहले 4 हाइड्रोकार्बनों के नाम कोई से भी आप लिख सकते हो, चाहे तो वो एल्केन भी हो सकते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्काइन एल्काइन जो होंगे वो सब सिंगल बॉन्ड वाले होंगे, एल्कीन डबल बॉन्ड वाले होंगे, और एल्केन ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे जब इनकी हम संरचना बनाएंगे। एल्केन लास्ट से पता चल रहा है, इसके लास्ट में एन शब्द लगा हुआ है, एन,
एल्कीन जिसके लास्ट में इन शब्द लगा हुआ है, एल्काइन जिसके लास्ट में आइन शब्द लगा हुआ है। तो एन, इन और आइन, इनसे हम इनकी पहचान करेंगे। ये हमारा सिंगल बॉन्ड वाला, ये हमारा डबल बॉन्ड वाला और ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड वाला। ठीक है, दूसरी बात करें कि यदि किसी कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, या तो 2 कार्बन होगा या 3 कार्बन होगा या 4 कार्बन होंगे या 5 होंगे एंड 100 और भी आगे हो सकते हैं। फिलहाल हम 5 कार्बन की बात करते हैं। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में एक कार्बन है तो हम उसको बोलते हैं क्या? मैथ। 2 कार्बन है तो उसको हम बोलते हैं क्या? एथ। 3 कार्बन है तो हम उसे बोलते हैं क्या? प्रोप। 4 कार्बन है तो हम उसे बोलते हैं क्या? ब्यूट। और 5 कार्बन है तो हम उसे बोलते हैं क्या? पेंट। आगे भी 6 कार्बन होंगे तो हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इस तरीके से हम इनको बोलते हैं। तो फिलहाल हम 5 कार्बन तक की बात आपसे करते हैं कि एक कार्बन होगा तो उसे मैथ बोला जाएगा, 2 होगा तो उसे एथ बोला जाएगा, 3 होगा तो उसे प्रोप बोला जाएगा, 4 होगा तो उसे ब्यूट बोला जाएगा, 5 है तो उसे पेंट बोला जाएगा। तो बस हम सबसे पहले इनके नाम लिखते हैं भाई। सबसे पहला यौगिक हमें दे रखा मैथेन। मैथेन एक कार्बन, मैथ मैथ इसके साथ जुड़ा हुआ, मैथ मैथ और लास्ट में जुड़ा हुआ है इसके साथ क्या? एन। मैथेन बन गया भाई ये मैथेन। मैथ का मतलब कितना कार्बन? एक कार्बन। एन मतलब इसमें सब में सिंगल बॉन्ड होगा, तो एक कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। तो इससे कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 4 भाई। ये होगा CH4। इसका नाम क्या पड़ गया? मीथेन। एथेन, एथ एथ मतलब कितने कार्बन होंगे भाई? 2 कार्बन होंगे और लास्ट में क्या लगा हुआ है? एन। तो इसका मतलब ये सिंगल बॉन्ड वाला होगा। तो कार्बन कितने होंगे भाई? 2। और 2 कार्बन की संयोजकता को पूरा करने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए भाई? 6। क्योंकि एक कार्बन से 3 और एक कार्बन से 3 और बीच में एक कार्बन का जो बंध होगा दोनों के बीच कॉमन होगा, उसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, C2H6। तो एथीन का क्या होगा भाई? C2H4। एथाइन समझ में आ गया, इसके लास्ट में लगाया क्या? इन, तो ये डबल बॉन्ड वाला होगा। एथाइन आइन लगा है इसके लास्ट में, तो ये कैसा होगा आपका? ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा। तो भाई बात करते हैं इनकी संरचना की। CH4 की संरचना बनाए तो एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे भाई? कार्बन की एक की संयोजकता कितनी? सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो एक एक हाइड्रोजन। ये CH4 की संरचना हो गई। ऐसे ही 2 कार्बन हैं यदि, तो पहले सिंगल सिंगल से जोड़ दो। इस कार्बन से 1 2 3, इस कार्बन से भी 1 2 3, इसकी संयोजकता पूरी हो गई और इसकी भी संयोजकता पूरी हो गई। मतलब आपको इस कार्बन का अष्टक क्या हो गया? पूरा। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अब बात करें एथीन की, C2H4। C2H4 तो कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा भाई? डबल। और एक कार्बन की 2 संयोजकता पूरी हो गई, देखो 1 2 इसकी पूरी हो गई, तो कितनी और बची? 2। तो एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। ऐसे इसकी बात करें, इसकी 1 2 और इधर कितनी बची? 2। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन। कार्बन कितने? 2। हाइड्रोजन कितने? 2 और 2 4। तो संरचना हो गई इसकी C2H4। यहाँ लगेगा आपका डबल बॉन्ड और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में कैसा लगेगा? ट्रिपल बॉन्ड। बाकी के सारे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कार्बन से जुड़े होंगे। यस, तो ये थी आपकी क्या? प्रथम 4 हाइड्रोकार्बनों के नाम लिखिए, उनका सूत्र लिखिए, उनकी संरचना लिखिए और इस पर एक अलग से क्लास आपके लिए, इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करने के लिए आपके लिए एक अलग से क्लास मैं बना दूंगा, जिसमें हम मैथेन, एथेन, प्रोपेन या एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन के भी बहुत सारे यौगिक बनते हैं, उनको हम किसी क्लास में आपको अलग से वीडियो दे दी जाएगी। फिलहाल अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो ये क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्या? ये वाला पोर्शन। और बात करें इसी तरीके से हमसे एक एल्कोहल का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई चार एल्कोहलों के नाम लिखिए। एल्कोहल, तो भाई एक एल्कोहल की भी बात करें लेते हैं। एल्कोहल, तो सबसे पहला एल्कोहल बनता है हमारा क्या? CH3OH, C2H5OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH। ये आपके 4 एल्कोहल मैंने बना दी हैं। एल्कोहल, इसे हम मैथिल एल्कोहल बोलते हैं। मैथिल एल्कोहल, जिसके लास्ट में OH लग जाए ना अधातुओं के साथ, अधातुओं के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं भाई? एल्कोहल। तो ये भी एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। ये था आपका 4th चैप्टर केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके, और इससे रिलेटेड कुछ अवक्रियाएं हैं
जिसमें हमें संयोजकता है हमारी, और उसको पूरा करने के लिए हम आपको इसकी बेसिक क्लास जब आपसे डिस्कस की जाएगी तो उसके आगे की संरचनाएं बनाना, अणुसूत्र लिखना, परमाणु संरचनाएं लिखना इनकी, वो हम किसी अदर वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दे रखे थे, तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार प्रैक्टिस कीजिए, और इसी चैप्टर से रिलेटेड इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना, ये सारी प्रोसेस हम आपको एक अलग से वीडियो में आपको डिस्कस कर लिया जाए। तो आप उस क्लास को लेने के लिए आगे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और फिजिक्स की जो सीरीज आपकी स्टार्ट होने वाली है उसके क्वेश्चन समय से मिलते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जिसमें हम आपसे नए चैप्टर के साथ मिलने वाले हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।